अच्छा जी, स्टार्टिंग इट फॉर्मली। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने अरेंज किया था, एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर सीएसएस स्पेशल कैंडिडेट्स जो कि 12 को जिनका पहला पेपर है, 12 ऑफ अक्टूबर को जिनका पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। सो इट्स स्पेशली फॉर दोज पीपल, काइंडली पे अटेंशन। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, दूसरे जो हजरात हैं who are thinking to appear in 2024 or 2025, this is equally important for those candidates as well. एक चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे, जो मैं बातें करने लगा हूँ, जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ, क्वाइट पॉसिबल ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ बातें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द टॉक्स दैट आई विल बी डिलीवरिंग हियर, ये बातें वही हैं जो कि टीचर्स, जो कि मोस्ट ऑफ द सीएसपीज ये सारी बातों को उनको मानते हैं और इस पे यकीन रखते हैं कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो आइएगा ज़रा इसका फॉर्मल सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखें पेपर प्रेजेंटेशन, आज का एजेंडा देख लें। सबसे पहले ये आज का एजेंडा है, इन चीज़ों में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग विद रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, secondly role of handwriting, thirdly use of different inks, that is blue and black। अच्छा, यूज़ ऑफ डिफरेंट इंक से आई नेवर मीन कि आप लोग रेड ग्रीन ऐसे कोई इंक यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सीएसएस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप दो कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, नो मोर देन दैट। मूविंग ऑन वर्ड्स, इनमें डिफरेंट शेड्स होंगे, आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो ऑल अबाउट दैट। अच्छा जी, moving onwards, we'll be having a candid discussion on different tools and techniques of presenting। जी, तो सबसे पहले आइएगा रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। इस पर मैं सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में बात करूँगा इस पर। देखें, एक चीज़ बड़ी पैक्ट है, थंब रूल है कि आप लोग, वो कहता है ना कि ब्यूटी कैचेस, ये हकीकत है। पेपर प्रेजेंट आप लोग अच्छा नहीं करेंगे, आपकी हैंड राइटिंग लिजिबल नहीं होगी, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि रीडर को, हेयर रीडर मीन्स योर एग्जामिनर, वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। वाई विल ही गिव इट अ रीड? सिंपल सी बात है ना। ये बातें ज़रा कॉमन सेंस वाली हैं। हम अक्सर कहते होते हैं कि पेपर की चेकिंग या मार्किंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ द एग्जामिनर। तो देखिए, एग्जामिनर का मोड किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताने लगा हूँ यहाँ पे। वो बेटा आपकी सोल प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होंगी जो कि एग्जामिनर के मूड को डिसाइड करेगी। अच्छा, आगे चल के मैं अपने खुद के एक दो मॉक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने आप लोगों के लिए अभी आज ही मैंने सुबह बैठ के मैप्स वगैरह बनाए, वो ज़रा रफ है, थोड़ा सा उन पर आप मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ, देखिए ग्रेटेस्ट इंप्रेशन मैंने नंबर 1 पे लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंप्रेशन सिंपल इज़ दैट कि आप लोगों की आंसर शीट आती है एग्जामिनर के सामने तो अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा किस लेवल का है, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर कंप्रोमाइज्ड है तो वहीं पे ज़रा भवें चढ़ जाती हैं और फिर ज़रा वो मार्किंग थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन सेकेंडली एफिशिएंट कम्युनिकेशन का वे है कि आप जितना अच्छा करके प्रेजेंट करेंगे, नो, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आपको कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा कंटेंट है आपके पास, इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट कि आपने प्रेजेंट कितना अच्छा किया हुआ है। और जब जितना अच्छा आप लोग प्रेजेंट करेंगे उससे उतनी ही अच्छी आपकी क्लैरिटी बनेगी। और जब क्लैरिटी, व्हेन यू आर डन विद इट, व्हेन यू सक्सीड इन प्रेजेंटिंग योर कंटेंट विद क्लैरिटी, तो यकीन जाने आपने समझ लें कि एग्ज़ामिनर को फैसिलिटेट किया। और एग्ज़ामिनर को फैसिलिटेट करने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे स्कोर की जानिब गामजन हो गए। मूविंग ऑनवर्ड्स, ये देखें ज़रा, एजेंडा में था रोल ऑफ हैंड राइटिंग। अभी मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल शेयर किए हैं, ये देखें ज़रा, ये दोनों हैंड राइटिंग आप लोग देखें और ख़ुद फैसला करें आप कि आप एग्ज़ामिनर हैं और आपके पास ये दोनों हैंड राइटिंग्स आती हैं। आप लोग ख़ुद से देखें ज़रा,
इन हैंड राइटिंग में से आप लोग किन्हें नंबर देंगे, किसके बारे में अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका? तो सैम इज़ द केस विद द एग्जामिनर। अब ये हैंड राइटिंग देखिए कितना डिपेंड करती है। अच्छा, तो फिर भी आज मैंने ज़रा इन दो बच्चों की इज्जत रखने के लिए आप लोगों के साथ ये मैंने 2 ड्राफ्ट कर दिए हैं शेयर। इसके अलावा अगर मैं मेरे पास जो मॉक्स आ रहे हैं, आप यकीन जाने मैं उनकी हैंड राइटिंग शेयर कर दूँ तो वो पाँव से लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए तो फील ही नहीं आती उनमें, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों राइटिंग्स में देखें ज़रा आप, ये जो फर्स्ट वाली है जो मैंने सेलेक्ट की है, ये भी समहाउ ठीक एलिजिबल है, लेकिन देखें ज़रा सिमेट्री इतनी अच्छी नहीं है इस राइटिंग में, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सिमेट्री कुछ ख़ास नहीं है इसमें। ऑन द अदर हैंड ये जो राइट वाली है, ये ज़रा देखें लेजिबल है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सिमेट्री है इस राइटिंग में। अब इशू क्या है इस राइटिंग में? इस राइटिंग में कोई इशू नहीं, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन में इशू हल्का सा ये है कि इस बच्चे ने अच्छे पेन यूज़ नहीं किया हुआ। देख रहे हैं फीके फीके से, ये ब्लैक मार्कर तो कुछ बेहतर है, ठीक है, उसके अलावा जो ब्लू मार्कर है कि ये बॉल पॉइंट यूज़ किए इन्होंने, तो देखें ज़रा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है इससे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं 2-3 माह के बाद चेक होंगे। 2-3 माह के बाद जब एग्ज़ाम आप लोगों के चेक होंगे तो सोचिए ज़रा, इस इंक ने थोड़ा सा और फेड हो जाना है और थोड़ा सा फेड हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी इरिटेटिंग द एग्जामिनर, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पेन्स कितने अच्छे आप यूज़ करते हैं, ठीक है, हाउ इफेक्टिवली यूज़ डिफरेंट इंक्स, ठीक है, डिफरेंट शेड्स आप कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। देखें, एक तो पेट्रोल है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपको उस पर काम करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। सेकेंडली आप आ जाएं, हैंड राइटिंग आपकी एलिजिबल है, थोड़ा सफाई सुथराई से एडिक्वेट आप स्पेसिस दें वर्ड्स के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें, इस बच्चे ने यहाँ पे लाइन छोड़ी है, अब ये देख रहे हैं, ये नीटनेस की निशानी है ना, ये देखें हर हेडर के दरमियान में इस बच्चे ने लाइन छोड़ी हुई है। उसकी जगह पे यहीं पे आ जाएं, इस बच्चे ने देखो ज़रा कैसे चीज़ों को कंजस्टेड किया हुआ है, कैसे चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मर्ज किया हुआ है, ये देखें। सो दिस मेक्स अ सटल डिफरेंस इन योर स्कोरिंग एज वेल, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ये सिर्फ हर पेपर के लिए 12 के 12 पेपर की है। आप लोग जहन में रखेंगे कि प्रेजेंटेशन आप लोगों की अगर कंप्रोमाइज्ड है तो बेटा एक चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे, तो स्कोर भी आपका कंप्रोमाइज्ड ही होना है, ठीक है। इसमें मैं अपने पर्सनल एनेक्डोट्स भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब टेक्निक्स या टूल्स ऐसे कौन से हैं जो आप लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने पेपर्स में, ठीक है, वो कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप लोग मैप्स की प्रैक्टिस करें अच्छी करके, ठीक है। जिन बच्चों की भी ग्रिप नहीं है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैम कि यूट्यूब से आप मैप्स ड्रॉ करना सीखें। बड़े बिगिनर्स के लिए भी, प्री बिगिनर्स के लिए भी वहाँ पे स्टेप्स गिवन है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स में भी आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि हाउ टू एम्प्लॉय देम इन योर पेपर, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, अब ये क्वेश्चन था 2022 का जो मेरा पाक अफेयर्स का पेपर था, उसमें क्वेश्चन था, पाक अफेयर्स का पेपर 2 साल से हिट हो रहा है, यू ऑल गाइज नो इट बेटर, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, टाइम नहीं मैनेज हुआ था मुझसे, एंड स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 33। उसकी वजह क्या थी? आपको पता कितना बुरी तरह से हिट हुआ है पाक अफेयर्स का पेपर, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन वजह क्या बनी कि 33 मैंने कैसे आए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैड अटेम्प्टेड ओनली 3 क्वेश्चंस, फिर भी आई वॉज एबल टू स्कोर 33। द रीज़न, द सोल रीज़न आई बिलीव, देखिए कंटेंट तो था, जो 20,000 बच्चा अपीयर हुआ था, कंटेंट तो था, उनके पास भी था, वही सोर्सेज से उन्होंने पढ़ा हुआ था। वजह क्या बनी? 6, 7, 8, 10 एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 33। वजह ये थी कि बेटा प्रेजेंटेशन पे आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। अब सवाल ये था कि डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, ठीक है। वाई क्रिटिसिज्म ऑन द 18th अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली। अब सबसे पहले तो देखें, आपका क्वेश्चन का स्टार्ट करने का ज़रा ये देखें। नंबर 1 तो आपने ये मार्जिन, इनको आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। ये मार्जिन आप लोग लगाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में 5-10 मिनट पहले आप लोगों ने जाना है, ठीक है। उसमें आप बैठकर ये काम कर रहे होते हैं कि आप अपने आंसर शीट्स पे अच्छे तरीके से मार्जिन देखें। डबल मार्जिन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लगाया हुआ है, इस जगह मैंने सिंगल मार्जिन लगाया हुआ है। आप लोग इस चीज़ को ओवरलुक नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर सिंपली कुछ लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखकर छोड़ देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों?
वाई डोंट यू टेक आउट की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, की वर्ड्स क्वेश्चन के निकाल लें और इंट्रोडक्शन के सामने कॉलन डालकर आप लोग यहाँ पे इंसर्ट करके वो की वर्ड्स यहाँ पे पुट करें आप, ठीक है। ये यहाँ से ज़रा आपकी चेकिंग स्टार्ट होती है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, तो आप इफेक्टिवली अब देखें मैंने ऊपर से ही कीवर्ड निकाल के फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, ठीक है। ये देखें अब जरा इंट्रोडक्शन लिखना था, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक आगे चेक करा देता हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी मेरे जो कीवर्ड्स आते थे, आई यूज टू चेंज इंक, और मैं ब्लैक पेन से लिखा करता था। अच्छा जी, कमिंग टूवर्ड्स द ओवरव्यू, अब देखें मेरी सेकंड हेडिंग इसमें मैं बनाना चाह रहा था कि ओवरव्यू ऑफ द 18th अमेंडमेंट, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द 18th अमेंडमेंट एंड इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये देखें जरा, ठीक है। अब ये मैंने रफ सुबह ही आप लोगों के लिए स्केच किए हैं चीज़ें, होपफुली ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। अब मेरे एग्जैक्टली मैंने पेपर में भी इसको थोड़ा सा ज़रा नीटली और क्लियरली ड्रॉ किया था इस मैप को मैंने, तो देखें यही मैंने टाइटल दिया था, ओवरव्यू ऑफ द 18th अमेंडमेंट एंड इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अब देखें ज़रा, ये मैंने मैप ड्रॉ किया था पेपर में, और यूं ही मैंने हर प्रोविंस के सामने देखें आप लोग जो जो उसको पावर्स डिवॉल्व हुई थी, जो जो डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हुए थे, ठीक है। आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट अल्टर्ड नियरली 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई 102 आर्टिकल जिसमें अमेंड हुए थे, ठीक है। और फिर रज़ा रब्बानी की आई बिलीव एक कोटेशन मुझे याद आ गई थी कि द 18th अमेंडमेंट हैज़ initiated a new era of democracy in Pakistan, sort of कुछ ये वर्ड्स थे, I cannot recall the exact words of रज़ा रब्बानी who was the architect of 18th amendment, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये चीज़ें इफेक्टिवली मुझे कुछ आर्टिकल उस टाइम पे याद थे, एनएफसी की रिस्ट्रक्चरिंग जो हुई, ठीक है, कि भाई एनएफसी में जो प्रोविंसेस का शेयर है नेशनल फिनेंस कमीशन अवार्ड में, वो प्रोविंसेस का शेयर कम नहीं किया जा सकता, ये वाले आर्टिकल्स थे। फिर डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट्स थे, आर्टिकल 10A वहाँ पे इंश्योर किया गया। कुछ तो जनरल फीचर्स थे ना जिन्होंने ओवरऑल जनरली हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया था। आउट ऑफ देम सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूं तो 18th अमेंडमेंट ने गारंटी किया हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। आर्टिकल 10 अमेंड हुआ, 10A आया तो राइट टू फ्री ट्रायल हमें मिला, ठीक है। देन आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर आर्टिकल 25A राइट टू बेसिक एजुकेशन। अब ये चीज़ें इन्होंने ओवरऑल हमारे राइट्स को इंश्योर किया, एंड यू नो वेरी वेल कि इट प्लेज एन एसेंशियल रोल, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें इंश्योर करे, कॉन्स्टिट्यूशन की ये जिम्मेदारी होती है, एंड इट वाज डन बाय द 18th अमेंडमेंट। फिर ज़रा आ जाएं, मुशर्रफ साहब का जो LFO था 2002 में, 2 वाला, ठीक है, वो रिपील किया। आर्टिकल 58(2)B क्लॉज रिपील हुई 18th अमेंडमेंट की वजह से, ठीक है। मार्शल का दरवाज़ा रोका 18th अमेंडमेंट ने, ठीक है। देखें डिमार्केशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस बाउंड्री जो आई 18th अमेंडमेंट की वजह से, ठीक है। और वो जो पार्लियामेंट को सेक करने का, पीएम को सेक करने का, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का जो पावर था अपना प्रेसिडेंट के पास, वो वापस पीएम को दिया गया। ये सारे के सारे कारनामे हमारी 18th अमेंडमेंट ने किए। और उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, यू नो वेरी वेल के कॉन्करेंट लिस्ट ज़रा हमारी रिपील की है, ठीक है, 18th अमेंडमेंट ने। और जो तकरीबन आई बिलीव 40+ कोई सब्जेक्ट्स थे जो कि डिवॉल्व होते हैं प्रोविंसेस की तरफ, ठीक है। उसमें एजुकेशन आता है, कल्चर आता है, हेल्थ, स्पोर्ट्स और लोकल गवर्नमेंट वगैरह, आर्टिकल 140A। तो ये चीज़ें देखें सारी की सारी। अभी मैंने ओवरव्यू एक अच्छा सा करके यूँ हर सूबे के हर प्रोविंस के सामने आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ कि ब्यूटी ऑफ द 18th अमेंडमेंट ये थी कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, जो सॉर्ट ऑफ हम यूनिटरी पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे ना पता होगा डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी स्टेट एंड अ फेडरल स्टेट। तो सॉर्ट ऑफ बिफोर 18th अमेंडमेंट फीलिंग्स आती थी कि हम कहते थे कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, ठीक है। 18th अमेंडमेंट ने इस चीज़ को आके सॉरी 18th अमेंडमेंट ने इस चीज़ को आकर ज़रा चेंज किया और फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। अब ये देखें मेरा एक पेज पे ये मैप मैंने उनको शो करवाया राइट आफ्टर इंट्रोडक्शन। सेकंड पेज पे मेरा ये मैप था और यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। नाउ इट इज़ फॉर यू पीपल टू बी वेरी मच केयरफुल। लोगों ने कोशिश करके ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी अपने पेपर में। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
उसामा रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, लेकिन कुछ उसमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो ज़रा मैनेज दैट, अदरवाइज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए लेक्चर। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। अब देखें ज़रा, फिर पाक अफेयर्स में आगा नेक्स्ट क्वेश्चन था पाक अफेयर्स में या गालबन करंट अफेयर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन था ज़रा कि डिस्कस द इश्यूज एंड मिसट्रस्ट इन यूएस पाक रिलेशंस आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था अपने पाक अफेयर्स या गालिबन करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में था ये क्वेश्चन, सॉरी। तो देखिए मैप्स की मैंने ड्राइंग बताई आपको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे आप लोग। अब आगे आ जाए ज़रा, इसमें देखें बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका मैप ही इनकॉर्पोरेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया कि डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आर देयर दैट कैन बी डिप्लॉयड, दैट कैन बी इम्प्लॉयड, सॉरी। ठीक है, तो उसमें देखें, अभी इसमें देखें ज़रा टाइमलाइन आ गई। तो मैंने इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद, पहले इसमें इंट्रोडक्शन, अब आप गौर कर रहे होंगे ये चीज़ें, देखें ज़रा, जो चीज़ गौर करने की है ना यहाँ पे, अट्रैक्टिव हेडिंग्स पे आगे चल के मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। अब ये देखें, इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे कॉलन इंसर्ट करके मैं लिखता हूँ कि यूएस पाक रिलेशंस पोस्ट विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखें, हर हेडिंग आपकी टू द पॉइंट हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू हिट द बुल्स आई। ठीक है, आगे चल के मैं इस पर थोड़ा और रोशनी डालूंगा इस चीज़ पे। अब ये देखें ज़रा, मेरी सेकेंड इंट्रोडक्शन मेरा पहले पेज पे आता है, और इंट्रोडक्शन की लेंथ में आप लोगों को इशू होता है इंट्रोडक्शन कितना लिखें। आई वुड रिकमेंड के 70 से 75% ऑफ द पेज इज़ इनफ, ना उससे ज़्यादा जाए ना उससे कम। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, फिर मेरी सेकेंड हेडिंग इस क्वेश्चन में देखें, अब ये तो पोस्ट विथड्रॉवल ऑफ अफगानिस्तान की बात हो रही थी ना क्वेश्चन में, कोई हिस्ट्री का जिक्र नहीं है, लेकिन पाक अफेयर्स का पेपर है, कोशिश करके आपने ज़रा हिस्ट्री लेकर आनी है यहाँ पे। A glance at the history of US-Pak relations, a marriage of inconvenience। देख रहे हैं, I tried to make it a little attractive, ठीक है, and all inclusive। और फिर ये देखें, मैंने टाइमलाइन इसी शेप में, लेकिन वो थोड़ी सी फेयर थी, यहाँ पे मैंने ज़रा रफ में, सुबह ही आप लोगों के लिए मैंने किया, तो रफ में मैंने ये टाइमलाइन आपके पास ड्रॉ करके मैंने शो करा दिया है कि डेकेड वाइज हमारे रिलेशंस विद यूएस क्या थे, कहाँ पे हम एटॉर्ड्स थे, कहाँ पे हमारा हनीमून पीरियड चल रहा था, ये सारी चीज़ें मैंने टाइमलाइन पे, गालिबन ये 1.5 पेज पे मेरी टाइमलाइन आई थी, 1.5 पेज पे, तो वो मैंने उसको यहाँ पे मैन जो चीज़ें थी, मोटी मोटी जो चीज़ें थी, वो मैंने यहाँ पे शो करवा दी थी। ठीक है, अब इससे देखें, एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन ही, ग्रेडर का फर्स्ट इंप्रेशन ही ये जाता है कि भाई बच्चे को हिस्ट्री का पता है। ठीक है, एंड आई बिलीव दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेड मी एबल टू स्कोर 33 इन पाक अफेयर्स। ठीक है, ये देखें ज़रा, अब आप क्यों नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो कहीं पर टाइमलाइन आप लोग एम्प्लॉय करें, इनकॉर्पोरेट करें, कहीं पे मैप ड्रॉ करें। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स, आगे ज़रा आ जाएं। एक और मैं एग्जांपल दे दूँ आपको भी, देखिए कांग्रेस ऑफ वियना की सेटलमेंट्स पे एक नोट आया था यूरोपियन हिस्ट्री में, मेरा यूरोपियन हिस्ट्री सब्जेक्ट था ऑप्शनल। अब उसमें आप यकीन करेंगे, वो था भी 10 नंबरों का नोट आई बिलीव, उस पर मैंने पूरा का पूरा मैप ड्रॉ करके मैंने कांग्रेस ऑफ वियना की जो सेटलमेंट्स थी ना, एज इट इज़ मैंने वहीं पे मैप पे एक पेज पे दिखा दी थी, और 2 पेज उस पर लिख दिए थे। दैट्स इट, 3 पेजेस में मेरा 10 नंबरों का क्वेश्चन मैंने पूरा मुका दिया था, ख़त्म हो गया था। अब ये मैप, वंस यू कमांड ऑन मैप्स, तो बिलीव मी ये बहुत कमाल हो जाता है। मैप्स पे जैसे आप लोगों की कमांड हो जाती है, देन ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन एक दफ़ा बन जाता है, तो इस पर आप लोग खेलें, एंड believe me, no one can stop you from getting a good score in any subject। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स, आज मिसाल के तौर पे एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पे क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर दें हाफ पेज पे, तो क्या बनता है, देखें कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट मुझे मिली है ज़रा, लेकिन आप ये अपडेटेड रिपोर्ट लगा दें तो देखें कितना इफेक्टिव। अच्छा, इनको कोशिश करके आपने प्रॉपर स्पेस देना है अपने आंसर शीट्स में, प्रॉपर स्पेस देना है इनको। ठीक है, यूँ ना हो कि इनको आप बस ओवरलुक कर जाएं और इनको कहीं पे ज़बरदस्ती कंजेस्टेड माहौल में इनको ना कोशिश करके इंसर्ट कीजिएगा, प्रॉपर स्पेस दीजिएगा। देखिए, ठीक है, ये देखें, अब ये कुछ सैंपल्स हैं मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट या डायग्राम आ गया, ये एक मॉक दिया था मैंने, पावर शेयरिंग सिस्टम इन द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, उस पर फ्लो चार्ट देख लें आप।
तो ये प्रॉपर सफाई सुथराई के साथ ये देखें। ये फिर अगला क्वेश्चन था टर्किश प्रेसिडेंट के पावर्स पे, फंक्शंस एंड पावर्स पे आया था। अभी फंक्शंस देखें ज़रा, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे शो करती है, ठीक है। फिर मेजर चैलेंजेस कन्फ्रंटेड बाय पाकिस्तान फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग, अभी देखें ज़रा, इसको इस तरीके से मैंने शो करवा दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं दैट यू गाइस कैन अडॉप्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पेपर, ठीक है। अब ये देखें, फिर इस्लामिक स्टेट पे एक नोट आया था, पॉलिटिकल साइंस में था गालिबन, ये भी देखें। उसके मैंने सेलेंट प्रिंसिपल्स जो थे, सेलेंट फीचर्स जो थे, वो मैंने यूँ शो करवा दिए थे। अब इसमें देखें आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, एक तो लेजिबिलिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, अट्रैक्टिव फैसिनेशन इसमें बढ़ रही है आपकी आंसर शीट की, ठीक है। और सेकेंडली थोड़ा सा स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आप कंटेंट लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, इतना नहीं पढ़ना होता। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका बैठकर कंटेंट पढ़े, 10 15 15 पेजेस आपने बस वो भर रखे हों और लिजिबिलिटी भी ना हो, हेडिंग्स अट्रैक्टिव ना हो, डिफरेंट मार्कर्स यूज़ ना किए हों, तो ये ना कीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर मैं कहता हूँ कि अट्रैक्टिव एंड टू द पॉइंट हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल है। यू आर रिक्वायर्ड टू हिट द बुल्स आई। आपकी हर हेडिंग, हर मेन हेडर आपकी उससे फील जानी चाहिए कि यू आर ऑन द ट्रैक, यू आर ऑन द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से डी ट्रैक नहीं हुए। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये जो मैंने अभी ऊपर उसकी टाइमलाइन ड्रॉ की थी, अभी देखें, इस किस्म से उसकी आउटलाइन थी। आउटलाइन में शुरू में बनाता नहीं हूँ, कुछ लोग बनाते हैं, आप लोग बना सकते हैं, अगर चाह रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे आउटलाइन भी बना सकते हैं आप, लेकिन इस तरीके से आप लेकर चलना है। ये देखें, हर हेडर आपका मेन हेडर, मेन वेरिएबल आपका बताए कि भाई यू आर हिटिंग द बुल्स आई, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। अब ये देखें, ये 4 मेन हेडर्स थे, इनमें सब हेडर्स थे कुछ, और इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को हैंडल करके वहाँ पे शो करवा दिया। अब मिसाल के तौर पे मुझे लगता है 4 मेन चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, उनको मैं ज़रा रेक्टेंगल फॉर्म में शो करवा दूंगा। 5 थे तो मैं पेंटागन बना के, मैंने पेंटागन के हर कॉर्नर से एक एरो निकाल के वहाँ पे शो करवा देना है कि इस वक्त 5-7 कोई चैलेंजेस या मिस्टर्स हैं बिटवीन पाक एंड यूएस रिलेशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ये चीज़ें थी। यहाँ तक अगर कोई इशू, कोई मसला मसाइल हो तो यू आर मोर देन वेलकम नाउ, ठीक है। नाउ ओवर टू यू गाइस, यू कैन टर्न ऑन योर माइक, ठीक है। कहीं पे इशू हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई चीज़ रिपीट करवानी हो, आप लोग पूछ लेना। अच्छा जी, ये लेक्चर मैंने अपलोड कर देना है। आई हैव क्रिएटेड अ चैनल, ठीक है, डीमिस्टिफाइंग CSS विद CSP राव नवीद, ठीक है। इस पर अपलोड कर दूंगा मैं ये लेक्चर, तो काइंडली जो लोग नहीं देख सके या जो अटेंड नहीं कर सके तो वो यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर। सर इस्लामियत का कुछ रिपीट कर दें। अच्छा, काइंडली क्वेश्चन आप जो भी पूछ रहे हैं तो बेहतर होगा अगर यहाँ पे आप चैट में पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। माइक्स ज़रा काइंडली अपने ऑफ रखें। मैं देख लेता हूँ मैसेजेस, अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों। अच्छा, स्क्रीन मेरी शो हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, क्वेश्चन ज़रा मैं ले लूँ यहाँ पे। इंट्रो कितनी लाइंस का होना चाहिए? अच्छा गुलजार आलम साहब, ऐसा है कि इंट्रो के लिए मैंने बताया कि आपकी 65 से 75% लेंथ हो पेज की, ठीक है। अगर आप अकोमोडेट कर रहे हैं 70 से 75 के दरमियान एक पेज की, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ये बहुत है, ठीक है ना। इससे कम ना इससे ज़्यादा, 80 तक चले जाएं लेकिन ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। इंट्रोडक्शन को काइंडली एज स्मॉल एज पॉसिबल रखें, ठीक है, मतलब कंसाइज भी रखें और इफेक्टिव रखें। अच्छा जी, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अच्छा असदुल्ला साहब, मुख्तलिफ चीज़ें हैं हैंड राइटिंग में इम्प्रूव करने की, ठीक है। बचपन से जो आप लोग करते हैं कि खुशखती हम लोग लिया करते थे, उस पर प्रैक्टिस करते थे। जी अनवार कयूम, मैंने वाइल मेकिंग माई स्केचेस और मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, मैंने प्रॉपर स्केलिंग की थी, प्रॉपर यूज़ किया था स्केल्स का, ठीक है। प्रॉपर मैंने यूज़ किया था उनका स्केल्स का और स्टेशनरी का। आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई चीज़ ज़रा कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, ठीक है। जी जी आर्यन साहब, जो जो आउटलाइंस मैंने बनाई थी उनको मैंने प्रॉपरली
एलेबोरेट किया था बाद में चल के क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है तभी जाके 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये तो बन ही नहीं सकता। अच्छा अनवर कयूम साहब, डिपेंड करता है आप डायग्राम्स या मैप्स पे कितना टाइम यूटिलाइज करते हैं, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी तो आप लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिवली आप उन चीज़ों को ड्रॉ कर सकेंगे। अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। मुझे इशू आया था क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सका था, मुझे इशू आया था, तो इसी वजह से मेरा लास्ट क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ हुआ था, तो आई वॉज नॉट एबल टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, किसी भी पेपर में 4 क्वेश्चन नहीं कर सका था सिर्फ इन्हीं वजह से, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। इज इट नेसेसरी टू यूज ब्लैक मार्कर और यूनी बॉल पॉइंटर विल वर्क? अच्छा ताहिर मामूर साहब, देखें हेडिंग्स के लिए तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मार्कर्स यूज़ करें। 605 और 604 के मार्कर्स होते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग्स के लिए आप 605 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी ना, उसमें अगर आपके कट मार्कर में राइटिंग ज़रा सही से नहीं जा रही तो यू गाइज कैन यूज़ 604 मार्कर्स, कोशिश करके वो यूज़ करें। और जो इंट्रो आप लिख रहे होते हैं वो ऑब्वियसली बात है, अगर आप यूनिबॉल पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं उसमें, या और कोई पॉइंटर या डॉलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना आप लोग यूनिबॉल पॉइंटर ब्लैक और ब्लू साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। जी फराज एजाज साहब, स्पेसिफाई द पेलिकन पैन दैट यू यूज्ड, आई वाज लुकिंग फॉर इट इन द मार्केट। अच्छा एजाज साहब, इसके मुख्तलिफ मॉडल्स थे, ठीक है। उन मॉडल्स में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल वो पेलिकानो मॉडल है। मुख्तलिफ मॉडल्स आप देखिएगा अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप देखें ज़रा, तो जो ग्रिप आपके हाथ पे जिसकी सही आ रही हो, ठीक है, उन चीज़ों को देखें। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि लॉन्गर रन में लिखना होता है, ज़्यादा लिखना होता है, 6-6 घंटे लिखना होता है। ऐसा ना हो कि वो कोई आप पेन ऐसा यूज़ कर लें वो मेरे चक्करों में कि सर ने ये पेन यूज़ किया है या फलां ने ये पेन यूज़ किया तो मैं भी ये पेन यूज़ करूँगा। इट शुड नॉट बी दिस वे, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। कोशिश करके सॉरी, आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें तो वो पेन यूज़ करें, ठीक है। मुख्तलिफ पेन्स ट्राई करें। आई ट्राई मोर देन 10 to 15 पेन, तब जाके वो पेन मुझे मिले, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री का मैप कैसे ड्रॉ किया है सर? अच्छा यया साहब, यूरोपियन हिस्ट्री का मैप आई लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। एक हमारे अच्छे मेंटोर थे सर तैमूर साहब और सर उमर अजीज़ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैप ड्राइंग सिखाई थी हमें, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। जी अनवर कयूम साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा कंप्रोमाइज़ हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि इट हैज़ बीन डन नाउ। जी हसनैन साहब, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा गुलजार आलम साहब, बॉल पॉइंट आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, काइंडली अवॉइड दैट, ठीक है। बहुत बुरी राइटिंग लगती है, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है इसका। अच्छा जी, मैप्स का जो लोग पूछ रहे हैं, मैं वंस अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान का मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, जो भी मैप्स हों, आप लोग इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ये चीज़ें। सिर्फ इन चीज़ों को प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, एंड वंस यू डू इट प्रॉपरली तो ये चीज़ें डूएबल हो जाती हैं, आसानी हो जाती हैं। जी एनीथिंग एल्स प्लीज़? जी मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिए, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। काइंडली रिव्यू कीजिएगा जाकर ग्रुप में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। जी फराज एजाज साहब, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑफ एवरी क्वेश्चन। हर पेपर में आपने काम करना है, ठीक है।
अच्छा अनवार कय्यूम, इन तीनों पॉलिटिकल साइंस के जो फिलोसफर्स हैं इनको कंपेयर करने का जो तरीके हैं दो हैं। एक तो आप टेबल की फॉर्म में करते हैं लेकिन वो ज़रा डिस्करेज किया जाता है। आप कोशिश करके इनको हर फिलोसफर का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर सपोज हर फिलोसफर का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ज़रा आप लोग वहीं पे इनलिस्ट कर दें, ठीक है। फॉर सपोज पहले थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप रिप्रेजेंट कर दें, फिर वहीं पे जॉन लॉक का, फिर रोसो का, ठीक है। ऐसे ही आप उनके जो जो आइडियाज़ हैं आप यूँ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अ वेरी वेरी गुड लक।